हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जनरल साइंस की सीरीज चला रहे हैं। 3 सेशंस हमने ले लिए हैं, 3 से 4 सेशंस हो चुके हैं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स और एवोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं जेनेटिक्स और एवोल्यूशन। जेनेटिक्स जैसे कि हम जानते हैं कि क्या है, जीन्स। जीन्स के पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का जब नाम आता है तो सबसे पहला नाम कौन सा आता है कि जीन टर्म कॉइन किया था वॉटसन ने 1905 में। मेंडल वॉज द फर्स्ट हु गेव द आइडिया ऑफ हेरिडिटी। उन्हीं को कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ये इन 3 पॉइंट को हम याद रखेंगे कि जेनेटिक्स टर्म कॉइन किसने किया था, मेंडल के लॉज क्या थे, और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि मेंडल ने फॉर एक्सपेरिमेंट कौन से प्लांट को चुना था, पी प्लांट को। तो हमें अगर 2 पॉइंट्स मेंडल के बारे में पता होना चाहिए तो कौन से 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। लेट्स टेक अ शीट। अगर मेंडल की बात आएगी जेनेटिक्स में तो एक तो बात ये पता होनी चाहिए हमें कि ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है। फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक, फॉर एक्सपेरिमेंट पी प्लांट चुना था इनने। लॉज की बात आएगी तो 3 लॉज इनके हम याद रखेंगे, कौन कौन से। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ब्रीफली हम इन सबको देखेंगे, इन सारे लॉज को हम ब्रीफली देखेंगे। देखेंगे हम फिनोटाइप और जीनोटाइप। ओके, और जब हम इन सबको देख लेंगे तो 2 नए टर्म्स और हम सीखेंगे, जो होगा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। उसको किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है उसको आगे लेक्चर में देखेंगे। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। जब इतना कुछ हम पढ़ लेंगे फिर हम चलेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की ओर, है ना। वो भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन। और जब सेक्स डिटर्मिनेशन हम कवर कर लेंगे फिर हम देखेंगे क्रोमोसोम्स के नंबर और उसके स्ट्रक्चर रिलेटेड डिजीज जो ह्यूमन बींग्स पे आमतौर पे देखी जाती है और जो एग्जाम में एक टफ क्वेश्चन उभर के आता है। ठीक है, तो यहाँ तक का हमने एक आउटले देखा, ओवरव्यू, कि हम इस सेशन में क्या सब करने वाले हैं। और जब जेनेटिक्स के हम इन पोर्शन को कवर कवर कर लेंगे, द लॉज ऑफ मेंडल, रिकॉम्बिनेशन, लिंकेजेस, क्रोमोसोमल एबरेशंस, जब ये सब हम पढ़ लेंगे फिर हम बढ़ेंगे इवोल्यूशन की ओर। ठीक है, तो आज के सेशन में हम जेनेटिक्स और एवोल्यूशन दोनों कवर करेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं मेंडल के लॉज से। टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये आउटले सही नहीं है कि टाइप ऑफ जेनेटिक्स ऐसा होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस को समझ लेते हैं कि क्या है। कि हमने ट्रेट्स, ये जो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड हो किस बेसिस होता है, किस बेसिस पे होता है, ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या है, कैरेक्टर, है ना। कैरेक्टर, मोनोहाइब्रिड में हमने क्या देखा था, सिर्फ टॉलनेस को एक कैरेक्टर माना था। ठीक, डाइहाइब्रिड में हमने क्या देखा था, शेप और कलर दोनों को कंसिडर किया था, शेप और कलर। और मोनोहाइब्रिड में हमने सिर्फ टॉलनेस कैरेक्टर को पढ़ा था, इसलिए इसका नाम मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड। अब हम मेंडल का पहला लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि पेरेंट्स, 2 पेरेंट होंगे, दोनों पेरेंट का कोई एक ट्रेट होगा जो दूसरे पे डोमिनेंट हो जाएगा, एक रिसेसिव होगा। यहाँ हम देख सकते हैं F1 जनरेशन किसको बोलेंगे कि पहला तो होगा पेरेंट जनरेशन,
पेरेंट जनरेशन के क्रॉसिंग के बाद जो पहली जनरेशन बनेगी उसको क्या बोलेंगे, F1, फिलियल वन। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि एक पेरेंट है जिसके अंदर दोनों ट्रेट्स के जो दोनों कैरेक्टर है वो क्या है, टॉलनेस के ही जीन्स हैं। टी टी, कैपिटल टी क्या है, टॉलनेस, और स्मॉल टी क्या है, डॉर्फनेस। तो अगर इन दोनों की जब क्रॉसिंग होती है तो जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है वो क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगर जीनोटाइप देखें तो एक टी है जो एलिल है हमारा, ये दोनों एलिल्स क्या है, एक टी है और एक टी। ये वर्ड जानेंगे, एलिल, इसको क्या बोलेंगे, एक टी इज एलिल और ये स्मॉल टी ये एक एलिल है। तो जीनोटाइप हमारा क्या है, टी टी, लेकिन जो फिनोटाइप होगा वो दिखेगा कैसा, उसका स्वरूप कैसा होगा, जो डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट कौन सा होगा, कैपिटल टी। ठीक, तो हमें जो फिनोटाइप मिलेगा वो सारा टॉल मिलेगा। शॉर्टनेस का जीन होगा, वो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो शॉर्टनेस का जीन कैरी करेगा, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होगा। एक्सप्रेस कौन सा होगा, डोमिनेटिंग जीन, जो लंबाई का जीन होगा, कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी रेसेसिव बन के उसी के अंदर रह जाएगा, वो एक्सप्रेस नहीं होगा। तो यहां से हमारा जीनोटाइप क्या निकल के आएगा, 1:1। और फिनोटाइप क्या होगा, सारे ही टॉल, और डोमिनेंट होगी ट्रेट। ठीक है, ये क्या था मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस जो F1 जनरेशन के लिए उन्होंने बताया। अब हम चलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरफ। ये अब देखते हैं कि इसमें क्या है, F2 जनरेशन बोथ द कैरेक्टर्स विच इज गवर्न्ड बाय जीन इज सेपरेटेड। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को जब हम पढ़ेंगे तो हमें 2 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, एक फिनोटाइप टिपिक रेशियो, फिनोटाइप, 2 रेशियो इंपॉर्टेंट है, और जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होगा, 1:2:1, और जीनोटाइप क्या होगा, 3:1। अब ये कैसे होगा इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि एक हमारे पास पेरेंट है जिसके पास 2 एल का एक जीन है, कैपिटल टी, जो प्योरली टॉल कैरेक्टर, ठीक है, प्योरली टॉल। सिमिलरली एक पेरेंट है जो प्योरली शॉर्ट है, ये हमारा पेरेंटल जनरेशन। ठीक, इनके क्रॉसिंग से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब हमारे पास जो चारों ऑफस्प्रिंग आए वो टॉल आए, लेकिन उनकी जीनोटाइप क्या है, एक डोमिनेंट एलिल है और एक रेसेसिव एलिल है। अब जब इस F1 जनरेशन में हम क्रॉसिंग कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमारे ऑफस्प्रिंग्स क्या होंगे, स्क्वायर बॉक्स में लिखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हम देखेंगे जीनोटाइप क्या होगा, जो जीन्स होंगे, जो एलिल्स होंगे, उसके बेसिस पे जीनोटाइपिक रेशियो डिसाइड होगा। तो हम देख सकते हैं कैपिटल टी हमारे पास कितने हैं, 1, और स्मॉल टी 1, और कैपिटल टी स्मॉल टी के हमारे पास 2 ऑफस्प्रिंग्स आए हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा रेशियो हो गया ये क्या है, जीनोटाइप, जीनोटिपिक रेशियो। लेकिन जैसा कि हमने देखा अपने F1 जनरेशन में कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाले भी टॉल ही हैं, है ना, ये टॉलनेस की ही जीन है, क्योंकि जो स्मॉल टी है ये यहाँ पे रेसेसिव जीन है। तो हमारे पास जीन अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन होगा तो फिनोटाइप क्या होगा, टॉलनेस का। तो अगर इसी की हम फिनोटाइप की बात करेंगे तो ये तीनों होंगे टॉल, तो ये हो गया 3, और ये होगा शॉर्ट, तो 3:1, ये हमारा कौन सा रेशियो हो जाएगा, फिनोटाइप। तो एग्जाम में जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा
तो वो कैसा क्वेश्चन आएगा कि मेंडल के लॉ से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमारा जीनोटाइपिक रेशियो क्या निकल के आता है, अगर पूछ लिया तो जनरली वो रेशियो पूछ लेते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो 3:1, फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल के दो लॉज हमने पढ़े, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट मतलब ही क्या हो गया, स्वतंत्र, जिसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे वो होगा, क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, यहाँ मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उनने, ग्रेगोर मेंडल ने क्या किया, दो ट्रेट्स को चुना। कौन कौन, एक तो पी के, मटर का जो दाना होता है, एक तो उसका शेप कि वो राउंड है या रिंकल्ड है, गोल पूरा या सिकुड़ा हुआ है, और दूसरा जो ट्रेट चुना वो क्या चुना, कलर। कलर क्या था, ग्रीन या येलो। ओके, अब इसके बेसिस पे उनने करवाया क्रॉस। अब जब क्रॉस करवाया तो देखा कि जीन जो सेग्रीगेट हुए हैं वो इंडिपेंडेंटली हुए हैं, है ना, स्वतंत्र रूप से वो सेग्रीगेट हुए हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो उनको फिनोटाइप, जो एक्सप्रेशन आया जीन का, वो क्या आया, 9:3:3:1 का। ठीक है, तो इस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से जो हमें फिनोटाइपिक रेशियो मिला वो क्या मिला, 9:3:3:1। ठीक है, अब इसको याद कर लेना है। इस रेशियो को क्या करना है, याद कर लेना है फिनोटाइपिक रेशियो को, कि 9:3:3:1 क्या है आपका फिनोटाइपिक रेशियो। इसमें अब बैठ नहीं जाएंगे हम स्क्वायर बॉक्स बना के, राउंड रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, येलो रिंकल्ड बनाने के लिए। यहाँ पे हमें शॉर्टकट लेना है, फिनोटाइपिक रेशियो को याद कर लेना है, क्योंकि आपको नीट का एग्जाम नहीं देना है, आपको जनरल स्टडीज में बायोलॉजी के सेक्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बी स्मार्ट एट दिस। अगला क्या है, टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स में लिंकेज और म्यूटेशन। लिंकेज को देखते हैं पहले कि लिंकेज क्या है। अब हमने क्या पढ़ा है मेंडल के लॉ में कि दो पेरेंट होंगे, एक पेरेंट और दूसरे पेरेंट में जो डोमिनेंट होगा उसी का एक्सप्रेशन आएगा, है ना। हमने टॉलनेस के केस में भी देखा कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी भी आया तो उसमें जो स्मॉल टी था वो रिसेसिव बन गया और कैपिटल टी क्या था, टॉल। तो जो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो आया था वो 3:1 ही आया था, मतलब एक टॉल आया था और एक शॉर्ट आया, बीच का कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं आया। ये किसका कहना था, मेंडल का कहना था। ठीक उसी वक्त लिंकेज मॉर्गन 1910 में, एक मिनट, 1910 में आए मॉर्गन साहब। इन्होंने क्या कहा कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि डोमिनेंट और रिसेसिव का ही एक्सप्रेशन होगा, बीच का भी एक रास्ता निकल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर पेरेंट एक टॉल है कंप्लीटली और एक शॉर्ट है कंप्लीटली तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो सारे टॉल ही होंगे या एक शॉर्ट होगा। हो सकता है कोई मीडियम टॉलनेस का भी हो, कोई एवरेज टॉलनेस का भी जीन हो उसमें। तो लिंकेज आया, लिंकेज में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फ्लावर पे को स्टडी किया। उस फ्लावर में क्या था, पेरेंट एक फ्लावर को लिया इन्होंने, एक पिंक फ्लावर लिया, सॉरी एक रेड फ्लावर लिया और एक वाइट फ्लावर लिया और इन दोनों का क्रॉस कराया। तो उन्होंने देखा कि एक आ गया रेड, ठीक है, दो फ्लावर आ गए पिंक और एक फ्लावर आया वाइट। तो इस पिंक में क्या हुआ, ना तो रेड पेरेंट फ्लावर का एक्सप्रेशन आया ना ही व्हाइट फ्लावर का एक्सप्रेशन आया, उसने एक अलग ही कॉम्बिनेशन बना लिया पिंक फ्लावर्स का। तो इस अलग से कॉम्बिनेशन को क्या कहा कि लिंकेज, कि जरूरी नहीं है कि जो दो पेरेंट हैं उन्हीं का एक्सप्रेशन एज इट इज ऑफस्प्रिंग्स में आ जाए। हो सकता है
कि उन दोनों का एक मिडवे, बीच का एक रास्ता चुन के ऑफस्प्रिंग में वो एक्सप्रेशन आए। ठीक है, दिस वाज लिंकेज। लिंकेज को हम एक्सेप्शन मानते हैं मेंडल लॉ का। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि लिंकेज क्या है, मेंडल्स लॉ का एक्सेप्शन है। ओके, अगला टर्म दिया है म्यूटेशन। म्यूटेशन को हम इवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ मेंशन कर लिया है तो हम दो चीज म्यूटेशन के बारे में जान लेते हैं कि म्यूटेशन को कॉइन किसने किया था, ह्यूगो डी वेरिज। नाम याद रखेंगे, लिंकेज से किसका नाम जुड़ा हुआ है, मॉर्गन का। क्योंकि एग्जाम्स में जितने स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं, एसएससी बैंकिंग के एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, उन सब में क्या है, साइंटिस्ट रिलेटेड टर्म पूछ लेता है कि किसने क्वाइन किया था, किसने डिस्कवर किया था। तो ये ध्यान रखेंगे कि म्यूटेशन के साथ किसका नाम आता है, ह्यूगो डी वेराइज का। वेरीज बोल लीजिए, वराइज बोल लीजिए। सडन चेंज इन अ जीन विच इज हेरिटेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। डार्विन साहब ने क्या कहा था एवोल्यूशन में, कि एवोल्यूशन क्या है, ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे कोई चेंज आता है, एडाप्टेशन, और फिर वो धीरे से परमानेंट बन जाता है। धीरे धीरे कोई चीज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, चीजें बदलनी शुरू होती हैं रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और वो कुछ सालों के बाद, कुछ 1, 2, 5, 10 मिलियन के बाद वो चीज क्या हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। ह्यूगो डी वेराइज ने ठीक उल्टा कहा, कहा नहीं, ऐसा नहीं है, म्यूटेशन एक सडन चेंज है जो सडनली होती है और वो म्यूटेट कर जाती है, चाहे वो जीन्स का म्यूटेशन हो, चाहे वो किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो। ह्यूगो डी वेराइज के लिए म्यूटेशन क्या था, एक सडन और रैपिड चेंज। डार्विन के लिए वो क्या था, ग्रेजुअल चेंज। ये दो अलग फिलॉसफीज हैं, एक डार्विन की और ह्यूगो डी वेराइज की, म्यूटेशन को लेके। ठीक, अगला वेरिएशन। अब ये टर्म आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, क्योंकि पिछले जो 3-4 सेशंस हमने लिए हैं सेल साइकिल के, सेल डिवीजन के, सेल स्ट्रक्चर के, है ना, तो वहां हमने पेकाइटीन एक स्टेज पढ़ा था। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, सेल डिवीजन के लेक्चर को देखेंगे और उसमें पाएंगे एक पेकाइटीन स्टेज आया था मियोसिस 2 के अंदर, जहां हमने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था। और क्रॉसिंग ओवर में हमने देखा था एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। ठीक है, मैं यहां लिख रही हूं, क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। वेरिएशन का एक रीजन ये होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दूसरा रीजन हो सकता है म्यूटेशन, जो हमने पीछे पढ़ा, म्यूटेशन भी उसका एक रीजन हो सकता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आने में कोई क्रोमोसोम में कुछ एबरेशन हो गई, जीन म्यूटेट कर गया अपने आप, कंडीशन के वजह से, एटॉमिक रेडिएशन के वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से, तो उस वजह से वेरिएशन आने के चांसेस हैं। मतलब वेरिएशन नॉर्मल केस में भी आ सकता है जब क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है तब भी, और बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी वेरिएशन आ सकती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब जीन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मेनी आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। ये फर्क होता है क्लोनिंग में और नेचुरल ऑफस्प्रिंग में, कि एक सिंगल सेल से नेचुरल ऑफस्प्रिंग नहीं बनता है, वो जाइगोट से बनता है। क्लोनिंग कैसे बनेगा, सिंगल सिंग हैविंग सेम जेनेटिक कैरेक्टर्स एज हिज मदर। अब क्लोन जब हम बनाएंगे तो इनके जो कैरेक्टर्स होंगे वो आइडेंटिकली सेम होंगे, किससे, मदर से। लेकिन अगर ये नेचुरल प्रोसेस होगा तो क्या सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि दो पेरेंट होगा, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स आएंगे तो वो आइडेंटिकल ना मेल पेरेंट के होगा ना फीमेल पेरेंट के होगा। ओके, नेक्स्ट। होप आप लोग ये समझते जा रहे हैं। जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे या लगे आपको कि मैं क्लियर नहीं समझ पा रहा हूं टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन एग्जाम, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जरूर मेंशन करेंगे। आई अश्योर यू कि वो डाउट्स रिजॉल्व होंगे। टोटीपोटेंसी, ये टर्म्स सिर्फ इसलिए लिखे हैं मैंने, इट इज डीप डाउन इन बायोलॉजी। टोटीपोटेंसी, प्लूरोपोटेंसी, यूनोपोटेंसी, ये सब बस नाम है। कभी कभार ये टर्म्स एग्जाम में आ जाते हैं जनरल स्टडीज में,
ये सब बहुत नीट लेवल के एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है, लेकिन कहीं अगर पॉपअप हो गए तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि टोटीपोटेंसी क्या चीज है। ये एबिलिटी होती है सेल की, प्लांट में भी, या यहाँ प्लांट लिखा है, एनिमल में भी होता है ना। ये सेल किसी भी और सेल का फॉर्म ले सकती है। प्लेसेंटल ग्रोथ, प्लेसेंटल ग्रोथ इसका एक एग्जाम्पल होता है ह्यूमन में, ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो टोटीपोटेंसी वो सेल्स होती हैं जिनकी एबिलिटी होती है रीग्रोथ की इन एनी सेल, ओके। अगला क्या है, प्लूरोपोटेंसी। ये क्या है, द पोटेंशियल एबिलिटी इनटू अ काइंड ऑफ द सेल ऑफ एनिमल बॉडी टू ऑफ सेल टू डेवलप। इसमें है लाइक, हाँ, ये भी, इसके पास भी एबिलिटी होती है ग्रो करने की, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्लेसेंटल सेल। प्लेसेंटल सेल में ये ग्रोथ नहीं कर सकता है। ये अगर ना भी समझ में आए तो बहुत टेंशन नहीं लेना है, बहुत स्ट्रेस नहीं देना है दिमाग को, ये क्या बड़े बड़े टर्म्स हैं। बस मैंने इसलिए आपको एक आइडिया दे दिया है, हल्का सा आइडिया, कि अगर कभी टोटीपोटेंसी एग्जाम में पॉप हो गया, प्लूरीपोटेंसी एग्जाम में पॉप हो गया, तो ऑप्शंस में जाएंगे। अगर ऑप्शंस में लिखा है द एबिलिटी ऑफ द सेल टू ग्रो इनटू अदर सेल्स, दैट इज टोटीपोटेंसी, ओके, फॉर द सेफ साइड। अगला क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। कई बार हम नाम सुनते हैं जीएमओ, जीएमओ, जीएमओ। है क्या ये? मैनिपुलेशन ऑफ जीन, कटिंग और ज्वाइनिंग द सेगमेंट ऑफ डीएनए टू गेट डिजायर्ड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं? जीएमओ। कि हम, अब हमें जो डिजायर्ड जीन्स चाहिए, उस जीन्स, उन डिजायर्ड जीन से अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम बनाते हैं तो वो क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या किया है हमने? एक ऑर्गेनिज्म के जीन्स को मॉडिफाई कर दिया है अपने डिजायर के मुताबिक, वही होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें क्या देखेंगे हम कि अभी तक बीटी कॉटन, कई बार हमसे पूछ लेता है, बीटी कॉटन अप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है हिंदुस्तान में, ठीक है। अब बीटी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, ये आपको जरूर आना चाहिए। एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलता है कि पूछ दिया, इन बीटी कॉटन बीटी स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। बीटी ब्रिंजल, ये भी एक मॉडिफाइड क्रॉप है। टीएमएच धारा मस्टर्ड। कभी एग्जाम में अगर जीएमओ आपसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को लेके क्वेश्चन पूछता है तो आप ये 3 नाम याद रखेंगे, ये सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ठीक। अब आते हैं हम ऑटोजोम्स पे। उससे पहले कुछ समझते हैं। जब हम पढ़ रहे थे डीएनए आरएनए के बारे में, जब हमने न्यूक्लियस को पढ़ा, न्यूक्लियस के अंदर जाके हमने क्रोमेटिन को पढ़ा, क्रोमेटिन को हमने कंडेंस करवाया क्रोमोजोम में, ये पढ़ा कि ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, 23 क्रोमोजोम्स होते हैं। तो उस 23 में, उसको अगर हम तोड़ें 23 को, तो ये 22 और 1 होगा पेयर, है ना। इसको हमेशा याद रखेंगे, क्या है? पेयर। तो ये 22 पेयर्स होंगे ऑटोजोम्स, जो आपके बॉडी के हर कैरेक्टर को, जैसे योर द कलर ऑफ योर हेयर, है ना, आपके नाखून कैसा है, आपकी टॉलनेस क्या होगी, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन क्या होगा, आपके बाल कैसे होंगे, वो कौन रेगुलेट करेगा? यही ऑटोजोम्स। और ये जो एक पेयर है, ये क्या होगा? 6 क्रोमोजोम्स। ये क्या डिसाइड करेगा? नाम से ही क्लियर है, क्या डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा द जेंडर, है ना। अगर एक्स एक्स है तो ये क्या होगा? मेल होगा। अगर एक्स वाई है तो ये क्या होगा? फीमेल होगा, ठीक। फीमेल और मेल, ये समझ में आया? ठीक। तो ऑटोजोम्स कितने हैं? 22। सेक्स क्रोमोजोम कितना है? 1, ठीक। अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आप पिछले सेशंस को देखिए, उसमें मैंने क्लियरली समझाया है कि क्रोमोजोम्स क्या है, क्रोमोजोम्स पे जीन कहाँ लगे होते हैं,
डीएनए को समझाया है, जीन को बहुत डिटेल में समझाया है। आप जरूर पीछे जाएं, प्लेलिस्ट में सारे जो 3 हमने सेल बायोलॉजी को लेके जो लेक्चर्स लिए हैं वो अवेलेबल है, आप एक बार गो थ्रू जरूर करिए, आपको के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। अब लिखा है ऑटोजोम्स, क्रोमोसोम फाउंड इन सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स अदर देन सेक्स। मैंने क्या बोला, सेक्स डिटरमाइन नहीं करेगा, बाकी आपके कलर ऑफ योर हेयर, आपकी टॉलनेस, आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन, आपके किस तरह के बाल हैं, सब वही डिसाइड करेगा। कौन? ऑटोजोम्स, जो हमारे अंदर कितने हैं? 22 पेयर्स। करेक्ट। नेक्स्ट, सेक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं? 22 ऑटोजोम है और एक पेयर क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। इसको समझना मुश्किल नहीं था, वही लिखा हुआ है। जीनोम, ऑल जीन्स प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड जीनोम। आप ये समझ लीजिए पूल ऑफ जीन्स को क्या बोलेंगे? जीनोम। ये सब बस टर्म्स को मैंने इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ मेंशन किया है, इसको लेके डिटेल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक। अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जैसे प्लाज्मा जेन, आपसे पूछ दिया क्या होता है? जीन्स फाउंड इन ऑर्गेनल्स दैट आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। सिस्ट्रॉन क्या होता है? एक जीन का जो फंक्शनल यूनिट होगा उसको क्या बोलेंगे? सिस्ट्रॉन बोलेंगे। म्यूटॉन क्या होगा? जीन का वो यूनिट जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जीन में जहां म्यूटेशन होगी उस यूनिट को क्या बोलेंगे? म्यूटॉन। रेकॉन क्या बोलेंगे? जो रिकॉम्बिनेशन में जीन का जो पार्ट रिकॉम्बिनेशन में पार्ट लेगा उसको क्या बोलेंगे? रेकॉन। ये टर्म्स थे जो आपके एग्जाम पर्पस से जरूरी थे। सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि अब हमने ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स समझ लिया है कि 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स अगर हमारे सेल में है तो 22 ऑटोजोम्स हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम है। तो हम एक बार सेक्स डिटर्मिनेशन को देखते हैं। मैं आशा करती हूँ आपने ये कई बार पढ़ा होगा, तो एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं कि मेल के अंदर कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है? XY। फीमेल के अंदर क्या होता है? XX। अगर इनका क्रॉसिंग ओवर होता है तो हमें क्या मिलता है? XX फीमेल, XX फीमेल, XY मेल और XY मेल। तो 50-50% प्रोबेबिलिटी मेल फीमेल चाइल्ड की होती है जब गैमेट्स का क्रॉसिंग होता है। तो हमें क्या मिलता है? जाइगोट में 50% मेल 50% फीमेल। ओके, नेक्स्ट। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। नाम बहुत बड़ा है लेकिन याद करना उतना ही आसान है, समझ लेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बड़े बड़े नाम हैं, एग्जाम में अक्सर पॉपअप होते रहते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में कि ऐसा कभी आपसे कोई भी सिंड्रोम पूछ लेगा। तो क्लैरिटी के लिए आपको सेक्शन पता होना चाहिए कि किसके अंदर आता है और क्यों होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब ऑटोजोम, आपने नाम जान लिया है कि ऑटोजोम क्या है। हमारे 23 पेयर क्रोमोसोम्स में 22 पेयर क्या है? ऑटोजोम। एक पेयर क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोजोम से रिलेटेड अब ये है डिजीज। अब इसका टॉपिक का नाम देखिए, उसी से बहुत चीज क्लियर होगा। क्या है? जेनेटिक डिजीजेज कॉज्ड बाय डोमिनेंट एंड रेसेसिव जीन्स। इसको समझते हैं कि डोमिनेंट और रेसेसिव क्या है। अगर हम ह्यूमन बींग्स में ही टॉलनेस का हमने क्या पढ़ा था कि हमारा ये जो क्रोमोजोम है, एक मिनट एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमारा जो ये क्रोमोजोम है इसको हमने जब स्ट्रेच किया था तो क्या था? हमने देखा था डीएनए, और डीएनए के स्ट्रैंड पे क्या बैठा हुआ था? जीन्स, ठीक। ये बैठे होते हैं हमें। जीन्स किस में होता है? पेयर में, पेयर ऑफ एलील्स, ठीक। जो दोनों पेरेंट से एक एक गैमेट आ रहा है वो दोनों मिलके जीन बना रहा है, मेल का और फीमेल का, ठीक। एक एक एलील दोनों तरफ से आ रहा है। तो मान लेते हैं अगर टॉलनेस है, ये मेल से मिल रहा है, ये फीमेल से मिल रहा है, तो ये जो टॉल है ये डोमिनेंट है। यही लिखा है कि डोमिनेंट और रेसेसिव, ये स्मॉल टी क्या है? रेसेसिव। इस बात को समझने में कोई दिक्कत कि जो ऑटोजोम है उसमें जो 2 एलील है उसमें एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव। डोमिनेंट कौन है? जिसका एक्सप्रेशन बाहर आ रहा है। अगर हमारे अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी जीन है और फिर भी उसका जो एक्सप्रेशन है वो टॉल है, इसका मतलब क्या है? जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है और स्मॉल टी क्या है? रेसेसिव है। जिसको कैपिटल टी ने एक्सप्रेस होने नहीं दिया वो हमारे अंदर कैरी होके रह गया। हम उस जीन के बस कैरियर हैं, ना कि हम एक्सप्रेस कर पाए। हो सकता है कि अगले जनरेशन में वो जाके एक्सप्रेस हो जाए, ठीक।
चलिए, तो हमें क्या देखना है, ऑटोजोम्स डोमिनेंट जेनेटिक डिजीज किससे कॉज होगा, ऑटोजोम के डोमिनेंट डिसऑर्डर से, डोमिनेंट साइड से जो डिसऑर्डर होगा अगर उससे क्या डिजीजेस हो सकती हैं। दो नाम हमें याद रखना है ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का, कौन कौन सा, एक हंटिंगटन डिजीज, क्या होता है जानने की जरूरत नहीं है, बस एक ब्रेन डिसऑर्डर है, कोई कैरेक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमें डिजीज अगर पता है कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है वो काफी है। तो ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है हंटिंगटन, और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये दो नाम बिल्कुल याद रखेंगे। अगला होगा ऑटोजोमल recessive disorders, two copies of mutant gene from each parent। ऑटोजोमल रेसेसिव में क्या होगा, दोनों ही पेरेंट अफेक्टेड होने चाहिए तब जाके उस डिजीज का एक्सप्रेशन होगा। डोमिनेंट में अगर एक पेरेंट जिसकी डोमिनेंट जीन है वो अफेक्टेड है तो उससे भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हो सकता है। लेकिन ऑटोजोमल रेसेसिव में क्या होगा, ऑटोजोमल रेसेसिव में दोनों पेरेंट का अफेक्टेड होना जरूरी है, दैट इज ऑटोजोमल रेसेसिव, टू कॉपीज ऑफ द म्यूटेंट जीन फ्रॉम ईच पेरेंट आर रिक्वायर्ड। इसका नाम पढ़ लेते हैं, इसमें जितने नाम लिखे हैं आपने सारे सुने होंगे, लेकिन अगर एग्जाम में आ गए और आपसे पूछ दिया कि अमंग अमंग दीज डिजीजेस विच आर ऑटोजोमल रेसेसिव, तो वहां कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको यहाँ पढ़ते हैं कि ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स में पहला नाम क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, है ना, लंग्स, म्यूकस इन लंग्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स इसका कैरेक्टर है। सिकल सेल एनीमिया, हमने कितनी बार पढ़ा है कि हमारा जो हेमोग्लोबिन है एबनॉर्मल हो जाता है, सिकल शेप का, हंसिए का शेप का हो जाता है, दैट इज सिकल सेल हेमोग्लोबिन, वो भी एक ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक, इसका नाम कभी टे सैक्स अगर इसका नाम है, हेक्सा नर्वस सिस्टम का ये एक डिसीज है, इसका नाम याद रखेंगे, कभी पूछ दिया। फिनाइल कीटोनूरिया, ये एक एमिनो एसिड की वजह से होता है। और थैलेसेमिया, थैलेसेमिया का अक्सर आप सुनते होंगे, क्या है, डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन, थैलेसेमिया। तो ये पांचों नाम क्या है, ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ये इन सब का नाम मैंने बिल्कुल इसलिए रखा क्योंकि एग्जाम में ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन के अंदर आ रहा है, ये बीमारियां उत्पन्न कहाँ से हो रही हैं। ठीक है, कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, ऑटोजोम जो हमारे अंदर 22 पेयर्स हैं उसके डोमिनेंट या रेसेसिव जीन के डिफेक्ट के वजह से ये क्या हो रही हैं, ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स। ये डायग्राम दिया हुआ है वही समझाने के लिए आपको कि अगर कैरियर भी है अनअफेक्टेड पेरेंट के दोनों के अंदर ये होना चाहिए तब जाके कहीं एक अफेक्टेड चाइल्ड बनेगा। दोनों ही पेरेंट्स क्या होंगे, इस डिजीज के कैरियर होंगे, उन दोनों के जीन्स आएंगे तभी जाके जो चाइल्ड होगा वो अफेक्टेड होगा। अगला, अब हम पढ़ते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। जो पीछे हमने पढ़ा वो क्या था, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, अब क्या है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। कि एक्स लिंक्ड, एक्स एक्स क्या होता है, फीमेल, एक्स वाई मेल। ठीक है, यहाँ एक ही एक्स है, इस बात को ध्यान रखेंगे। रेयर होता है, इफेक्ट कर सकता है बोथ मेल एंड फीमेल को, लेकिन सीवियर क्यों होता है मेल्स में, क्योंकि अगर ये एक्स लिंक्ड है मतलब डिफेक्ट कहाँ है, एक्स में, फीमेल में क्योंकि 2 एक्स है तो फिर भी नॉर्मल होने के चांसेस ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि अगर एक एक्स अफेक्टेड भी है तो दूसरा नॉर्मल है। मेल में एक ही एक्स होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि अगर ये एक्स अफेक्टेड हो गया तो एक्सप्रेशन सर्टेन है कि वो बीमारी एक्सप्रेस हो ही जाएगी। मोर सीवियर इन मेल्स, इसका क्या है, रेट सिंड्रोम और फ्रजाइल एस सिंड्रोम, बस नाम ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला है एक्स लिंक्ड रेसेसिव, वो क्या था, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव कहाँ पढ़ा है हमने, मोस्टली अफेक्टेड मेल्स होते हैं। मैंने बताया आपको क्यों होते हैं, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर वो अफेक्टेड हो गया तो वो एक्सप्रेशन मस्ट है। फीमेल इसकी कैरियर भी हो सकती हैं, हो सकता है कि उनके अंदर वो जीन कैरी हो रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, क्योंकि फीमेल में डबल एक्स होता है, मेल में एक ही एक्स होता है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स का एग्जांपल क्या है, हेमोफीलिया,
है ना। ड्यूशीन मसल डिस्ट्रॉफी, ये भी नाम याद रखेंगे। और कलर ब्लाइंडनेस, ये भी क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ज्यादातर अफेक्टेड कौन होते हैं, मेल्स। ठीक, आप समझ गए मेल्स ज्यादातर अफेक्टेड क्यों होते हैं। हेमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहते हैं, क्यों। और यही रीजन भी था कि जो इंग्लैंड में रानियां महारानी क्यों बनाई जाती थी, क्योंकि वहां ये इस डिजीज का एक्सप्रेशन हो गया था। तो फीमेल के लाइव रहने के चांसेस ज्यादा क्यों थे, क्योंकि उनमें डबल एक्स क्रोमोसोम है। लेकिन जो राजा होते थे उनमें एक्स वाई होता था, तो उनमें एक्सप्रेशन मस्ट था। इसलिए वहां रानी का कल्चर हुआ कि रानी को बनाओ, क्योंकि मेल को तो हेमोफीलिया होना ही है। चलिए, अब ये तो हमने पढ़ा सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम रिलेटेड डिजीजेज। हमने पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट देखा, ऑटोसोमल रिसेसिव देखा, उसके बाद हमने सेक्स लिंक्ड रिसेसिव देखा, सेक्स लिंक्ड और डोमिनेंट देखा। अब हम देखेंगे जो हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स। अब इनमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है नंबर के बेसिस कि अगर 46 की जगह 45 ही रह गए, 46 की जगह अगर 47 हो गए, तो ये जो अब हम डिजीज पढ़ेंगे वो किस बेसिस पे पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, चलिए। डिजीजेस कॉज्ड बाय द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज बेस्ड ऑन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। देखते हैं व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी। इतना बड़ा नाम एन्यूप्लॉइडी नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बस ये समझेंगे कि यहाँ नंबर ऑल्टर हो रहा है। जो नॉर्मल नंबर है 23 पेयर्स, जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो नंबर अगर ऑल्टर हो गया है कम ज्यादा, तो उसी को लेके ये डिजीज पढ़ेंगे। अब एनीप्लॉइडी को लेके कुछ डिजीजेस के नाम देख लेते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, ट्राइजोमी एट 21। जनरली क्या होता है, अगर 23 पेयर्स हमारे पास क्रोमोसोम के हैं तो वो क्या होगा, कुछ इस तरह से रहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक, पेयर में होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमने पढ़ा है सेल बायोलॉजी में पीछे, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब ये डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 21वें नंबर पे क्रोमोसोम होता है वो 2 के जगह 3 हो गए, इसी को कहते हैं ट्राइजोमी, और यही क्या बनाता है, डाउन सिंड्रोम। सिमिलरली पटाउ सिंड्रोम, 13वीं नंबर पे एक और क्रोमोसोम ऐड हो गया। एडवर्ड सिंड्रोम 18वीं नंबर पे हो गया। और टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम इन दो असाइंड फीमेल, फीमेल में क्या होगा कि जहां डबल एक्स है ना, जहां वहां ये एक गायब होके ये गायब हो जाएगा, तो क्रोमोसोम क्या रह गया, X0। ठीक, तो ये क्या हो गया, टर्नर सिंड्रोम। हमने देखा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे ट्राइजोमी मोनोजोमी, 2 की जगह एक ही रह गया, 2 की जगह अगर 3 हो गए तो ये क्या हुआ, ये क्या कहलाया, एनूप्लॉइडी। चलिए नेक्स्ट, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो हमने ये पढ़ लिया ट्राइजोमी और मोनोजोमी। ट्राइजोमी में हमने क्या पढ़ा कि जहां 2 क्रोमोसोम्स होने चाहिए थे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वहां एक और हो गया डुप्लीकेशन, और जहां 2 होने चाहिए टर्नर सिंड्रोम में वहां एक कम रह गया, इसलिए इसका ये क्या है, मोनोजोमी, मिसिंग वन, है ना, मिसिंग वन क्रोमोसोम। अगला सेक्स क्रोमोसोम्स एनिप्लॉइडी। अब यहाँ नाम पढ़ लेते हैं। सेक्स क्रोमोसोम में ये होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, एक्स डबल वॉय सिंड्रोम। अब क्लाइनफेल्टर्स में क्या होगा कि जहां मेल में नॉर्मली क्या क्रोमोसोम पाया जाएगा, एक्स वाई, वहां इस एक्स का डुप्लीकेशन हो गया और डबल एक्स वाई हो गया, डबल एक्स वाई। तो इस डबल एक्स वाई में क्या हुआ, इस डबल एक्स वाई में क्या हुआ कि जो मेल है उसका स्ट्रेचर बहुत टॉल हो गया, वो सुपर मेल जैसा बन गया। ठीक, इनफर्टिलिटी होगी, माइल्ड लर्निंग इश्यूज होंगे, मतलब वो नॉर्मल तो नहीं हुआ ना। नॉर्मलसी के लिए क्या जरूरी है, एक्स वाई क्रोमोसोम। यही एक्स का डुप्लीकेशन हो गया एक बार और डबल एक्स वाई हो गया, तो क्या हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बिल्कुल याद रखेंगे इसको, ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम एनीप्लॉइडी। पीछे हमने क्या पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था क्रोमोसोमल नंबर का एबरेशन पढ़ा था कि अगर 21वें नंबर का क्रोमोसोम एक और डुप्लीकेट हो गया तो क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। 13वें नंबर का हो गया, अगर 18 नंबर पर डुप्लीकेशन हो गया। और टर्नर सिंड्रोम क्या था, जहां मिसिंग एनोजोमी था। मोनोजोमी, मोनोजोमी में क्या था
कि जहां पे एक्स एक्स होना चाहिए था वहां से एक एक्स गायब हो गया, तो एक ही बचा, इसलिए वो क्या कहलाया, टर्नर सिंड्रोम। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम। इसको मैंने मेंशन इसलिए कर दिया है कि आपको ये ना लगे कि हमने नंबर के बेसिस पे पढ़ लिया लेकिन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन के बेसिस पे नहीं पढ़ा, इसलिए इसको जानना जरूरी है कि कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, और डिलीट हो जाती है, तो उसके अंदर क्राइडोचैट सिंड्रोम नाम की एक डिजीज होती है अगर क्रोमोसोम डिलीट हो गया है तो, ठीक। और ट्रांसलोकेशन सिंड्रोम क्या है, सिमिलरली वही है कि अगर अटैच होके जहां उसे अटैच होना चाहिए वहां जहां क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जहां उसे अटैच होना है वहां ना होके कहीं और हो गया, तो वो क्या होगा, ट्रांसलोकेशन। नाम से ही क्लियर है, ये आपके एग्जाम में बहुत कम आता है, इसलिए इस पर ध्यान बहुत ज्यादा नहीं देना है, बस जानना है कि स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स भी होते हैं, कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी गड़बड़ी आ जाती है, जैसे नंबर में गड़बड़ी आती है कि 2 की जगह 3 हो गए, वैसे कभी कभी स्ट्रक्चर में भी आ जाता है, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी हमने पहले ही पढ़ लिया, क्या था पॉलीप्लॉइडी, मोनो हमने वहां ट्राइजोमी पढ़ा कि एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम, जहां 2 है वहां 3 भी हो सकते हैं, वहां 4 भी हो सकते हैं, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक। पॉलीप्लॉइडी, ये सब नाम से घबराना नहीं है, मेरा मेन जो मोटिव था वो क्या था, आपको ये बताना कि क्लाइनफेल्टर्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये हमें जानना चाहिए कि ये कहाँ हो रहा है। अगर हम डाउन सिंड्रोम पढ़ रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये किस सेक्शन के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं। हमने टर्नर्स पढ़ा, पटाऊ पढ़ा, इन सबको जानना हमें पड़ेगा। हमने हेमोफीलिया पढ़ा, थैलेसेमिया पढ़ा, कि ये सब किस ब्रैकेट के अंदर बायोलॉजी में कहाँ हो रहे हैं, है ना। बस डिजीज के नाम रट लिए और एग्जाम में जाके मार्क करके नहीं, हमारे दिमाग के अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जितनी बीमारियां हैं ये कहाँ उत्पन्न हो रही हैं। क्रोमोसोम के एबरेशन से उत्पन्न हो रही हैं, हमारे जीन्स के ऑटोजोमल जीन्स से हो रही हैं, या सेक्स क्रोमोसोम से हो रही हैं, किससे हो रही हैं, है ना। ये इसकी क्लैरिटी होनी जरूरी थी, इसलिए इसको इतना डिटेल में मैंने पढ़ाया। मैं चाहती तो आपको बहुत एक लिस्ट प्रोवाइड कर देती कि इन बीमारियों के नाम रट लो, इनमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं वो रट लो, और जाके एग्जाम में दे आओ, वहां भी नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक। लेकिन वो आपके लॉन्गर टर्म मेमोरी में नहीं होता है। चलिए, तो हमने ओवरऑल देख लिया क्रोमोसोमल एबरेशंस, हमने क्या क्या पढ़ लिया, डाउन सिंड्रोम पढ़ लिया, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ, जीनोटाइप एक्स, टर्नर सिंड्रोम, उस सब की बस ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे इसलिए इसको ऐड किया। चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक, जेनेटिक्स के बाद इवोल्यूशन में। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही ओवरव्यू दिया था कि हमारा जेनेटिक्स और एवोल्यूशन दोनों को कवर करेंगे, क्योंकि एवोल्यूशन एक बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है जनरल स्टडीज का, तो कुछ चीजें इसके बारे में जानना जरूरी है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्रिस्प और हर पॉइंट को कवर करते हुए हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं एवोल्यूशन। एक डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है कि ग्रेजुअल चेंज है, जैसा कि डार्विन ने कहा, in the characteristics of species over successive generations, often resulting into the development of new species। क्या कह रहे हैं कि it is a process by which living organism change over generation through variation, है ना। हर कुछ एवोल्यूशन का एग्जाम्पल से आप रिलेट कर सकते हैं। बहुत एक बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि जब हम अपने मंकी फॉर्म में थे, जब हम बंदर की ही प्रजाति के थे, तो हमारे जो ये चारों उंगलियां थी ये एक बराबर होती थी, क्योंकि हम हाथ के सहारे भी चला करते थे, है ना। धीरे धीरे जब इस हाथ का काम हमने कम कर दिया, तो ये जो हमारी छोटी उंगली है वो छोटी होती चली गई, क्योंकि इसका अब कोई यूज नहीं होता है, ठीक। तो दिस इज ऑल्सो एवोल्यूशन, कि अब इस उंगली का साइज छोटा होता जा रहा है। अब जब आप देखेंगे, जब आप ह्यूमन होमोसेपियंस के एवोल्यूशन को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि क्रोमैगनन मैन जो थे या निएंडरथल्स थे, उनके दिमाग का साइज देखिए, और अभी होमोसेपियंस के साइज, जिस चीज का यूज होता गया उस चीज की साइज बढ़ती गई। दिस इज ऑल्सो एवोल्यूशन। तो इस तरह के एवोल्यूशन में जनरेशनल चेंजेस हम देखते हैं कि कई साल तक जनरेशन में छोटे छोटे चेंजेस होते होते एक नई स्पीसीज इवॉल्व हो जाती है। दिस इज इवोल्यूशन। अगला हम क्या पढ़ेंगे इवोल्यूशन में, वेरिएशन, जो हमने पीछे भी देखा है ना, कि बिकॉज ऑफ जेनेटिक, हमने पढ़ा कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वेरिएशन के रीजंस क्या क्या पढ़े थे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, और वो म्यूटेशन किसी वजह से हो सकता है, एटॉमिक रेडिएशन हो सकता है, एनवायरमेंटल चेंजेस हो सकते हैं, कोई भी केमिकल एक्सपोजर हो सकता है, तो म्यूटेशन हो सकती। नेचुरल सिलेक्शन किसकी थ्योरी है, चार्ल्स डार्विन की। दिस मेक्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेचुरल सिलेक्शन में क्या कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा।
है ना। जब हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पढ़ते हैं तो उसके साथ गॉस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो कह रहा है कि जो फिट होगा सबसे ज्यादा वही सर्वाइव होगा। गॉस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल भी कुछ कुछ यही कहता है। क्या कहता है कि दो स्पीसीज जिसमें जो ज्यादा ताकतवर होगी वो अपने से कमजोर वाले को निकाल देगी, उसको क्या बोलते हैं, गॉस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कभी आपसे अगर पूछ दिया तो आप इतने बड़े नाम को देख के डरेंगे नहीं कि गॉस एक्सक्लूजन, एक्सप्लोजन लिख दिया मैंने, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो डोमिनेंट होगा वो क्या करेगा, जो कमजोर होगा, मजबूत क्या करेगा, कमजोर को हमेशा एलिमिनेट कर देगा। ठीक है। इसी का एक अगर आप देखेंगे तो इसी का एक तोड़ आया रिसोर्स पार्टिशनिंग। इसने क्या बोला कि भाई जरूरी नहीं है कि जो मजबूत हो वो कमजोर को निकाल ही दे, वो लोग रिसोर्स को मैनेज भी तो कर सकते हैं। कि ए पार्टीशनिंग, कि एक ही जगह रह के उस पर्टिकुलर रिसोर्स को कंज्यूम करने का हम टाइमिंग बदल लें, कि हम दिन के राजा हो जाते हैं, तुम रात में निकल के उसी खाना को खा लो। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग भी एक टर्म आया। तो इन टर्म्स को देख के डरना नहीं है, ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं जो शब्दों के मतलब से ही क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। म्यूटेशन हमने समझ लिया है कि क्या होता है म्यूटेशन, इट इज अ सडन चेंज इन डीएनए। किसने दिया, ह्यूगो डी ने। ठीक है। एडाप्टेशन क्या है, एडाप्टेशन भाई बहुत नाम से ही लग रहा है, एडाप्टेशन, एडाप्ट कर लिया है इन्वायरमेंटल कंडीशन को। यहाँ से यूरोप में जाके, कहीं यूरोप में गए, वो ठंडी जगह है, उस ठंडी जगह के उस क्लाइमेटिक कंडीशन को अगर हमने अडॉप्ट कर लिया है, वहीं जीना सीख लिया है, तो दैट इज अडाप्टेशन। हमने इसका एग्जाम्पल भी बहुत जगह पढ़ा है। अडाप्टेशन का क्या एग्जाम्पल होता है, एक बहुत छोटी सी कहानी थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम की, कि इंडस्ट्रियल एक जगह इंडस्ट्री सेटअप हुआ। उससे पहले वहां सफेद कबूतर पाए जाते थे। इंडस्ट्री से इतना स्मोक निकलना शुरू हुआ कि ऐसा देखा गया कुछ 100 साल के बाद कि वहां के जो गोरे, जो सफेद जो बर्ड्स थे वो क्या हो गए, काले। बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन, एडाप्टेशन, धीरे 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 धीरे। हालांकि वो एक्वायर्ड कैरेक्टर था, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी इनहेरिट नहीं होता है, लेकिन वहां ऐसी कहानी पाई जाती है कि बिकॉज ऑफ दैट इंडस्ट्रियल स्मोक वो सफेद कबूतर धीरे धीरे काले होने लग गए, और फिर वहां काले ही कबूतर होने लग गए। ठीक है। तो ये एक एडाप्टेशन का एक एडाप्टेशन की कहानी थी। स्पेसिएशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। नाम से ही देखिए, स्पेशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज व्हेन पॉपुलेशंस बिकम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से, है ना, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का जन्म होता है। ज्योग्राफिकल बैरियर क्या, कि अब यहाँ से हिमालय के पार चले गए, या ज्योग्राफिकल बैरियर क्या होंगे, नदियां, पहाड़, यही सब तो होंगे ज्योग्राफिकल बैरियर। तो स्पीसीज का जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है ना, और उससे नई स्पीसीज बन जाती हैं कि अब इनको कहीं से भी कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, उससे क्या होगा, स्पेसिएशन होगा, नई स्पीशीज का बनना। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं, है ना। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इसको रिलेट हम किससे करते हैं, होमोलोगस और एनालॉगस। एक मिनट, पहले हम होमोलोगस स्ट्रक्चर्स को समझते हैं और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। इससे हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को बहुत आसानी से समझेंगे। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को हम पढ़ेंगे एडाप्टिव रेडिएशन के अंदर। एडाप्टिव रेडिएशन एक मेजर टॉपिक है जिसके अंदर हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पढ़ते हैं। अगर हम होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन को पहले समझ लेंगे तो ये दोनों बाकी टॉपिक्स हमारे लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर, है ना, सेम स्ट्रक्चर है, डिफरेंट फंक्शंस होंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या लिखा है, ह्यूमन आर्म और वेल का फिन। मछली का जो फिन होता है और ह्यूमन का आर्म, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम, है ना। प्लेस ऑफ ओरिजिन की जो ह्यूमन का हाथ है वो कहाँ से निकला है, और जो मछली का फिन है वो कहाँ से निकला है। तो हम देखेंगे कि उसका स्पेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन वही है, लेकिन इनके फंक्शन अलग हैं। ह्यूमन होल्ड, अपने हाथों से किसी चीज को होल्ड करने का काम, हैंड वेव करने का काम करता है। मछली फिन से तैरती है। तो मतलब क्या हुआ कि स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन दोनों के फंक्शंस अलग हैं। तो ये क्या है, होमोलोगस। एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर,
भाई देखने में तो अलग है लेकिन सेम फंक्शन। कैसे? इंसेक्ट का विंग और बर्ड का विंग, इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन अलग होता है। जो इंसेक्ट का विंग है, जो कीड़े मकोड़े जो उड़ते हैं, उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन अलग होता है। बर्ड के जो पंख होते हैं, उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन अलग होता है, लेकिन इनका फंक्शन दोनों का सेम क्या है? उड़ने का काम ये करते हैं। ठीक है, जैसे बैट और बर्ड, चमगादड़ का जो पंख होता है और चिड़िया का जो पंख होता है, चमगादड़ का जो पंख होता है ना, बैट विंग, वो क्या होता है? 4 लिम्स, उसका हाथ ही होता है एक तरह से, लेकिन काम तो क्या है? उड़ने का। चिड़िया के पंख का काम क्या है? उड़ने का। तो ये दोनों ऑर्गन आपस में क्या कहलाएंगे? एनालॉगस स्ट्रक्चर। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। एम्ब्रियोलॉजी के बारे में दिया है कि सिमिलर, एम्ब्रियोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सिमिलर डीएनए प्रोटीन अक्रॉस। ये सब, ये मिसप्रिंट है, इसको यहाँ ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल गलत प्रिंटेड है ये। आपको एम्ब्रियोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझना है तो क्या है, बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जहाँ हम डीएनए सीजर के बारे में, हम सीजर के बारे में पढ़ेंगे कि सीजर्स कौन सा है, किससे डीएनए कट हो सकता है। ठीक है, कैस9 प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे इन सब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जब कभी डिटेल में अगर पढ़ने का मौका मिला तो। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? जहाँ हम एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। फॉसिल्स जानते हैं क्या है? इस फॉसिल्स से ही हमें बहुत चीज़ों का पता चलता है, जैसे द एज ऑफ द फॉसिल, द कंटेंट ऑफ द फॉसिल, कि कितने साल पहले हुआ था। अब आर्कियोपेट्रिक्स जैसी एक चीज आप देखिए, आपने नाम सुना होगा आर्कियोपेट्रिक्स, है ना। अब इसका, इसके फॉसिल से पता लगाया गया कि क्या था? कनेक्टिव लिंक किसके किसके बीच में? कनेक्टिव लिंक किसके बीच में था? रेप्टाइल्स और एव्स। एव्स कौन है? चिड़िया। अभी हम एनिमल टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो ये रेप्टाइल्स, एव्स, स्पीसीज सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम कहाँ? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पे। ये जो दोनों टर्म्स हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये दोनों किसके अंदर आते हैं? एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन। अब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, अब देखिए कि क्या है कि एक ही उनका सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है, पेरेंटल ओरिजिन, वो एक ही है, लेकिन अलग अलग सर्कमस्टेंसेस, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से उनमें क्या हो गया? इवोल्यूशन होता चला गया। तो ये क्या हुआ कि हैं तो एक, लेकिन डाइवर्ज कर गए अलग अलग जगह पे। हमने डार्विन्स फिंचेस के बारे में भी सुना है। डार्विन ने कुछ चिड़ियों के चोंच को, जो बीक्स होती है चिड़िया के चोंच को, उन्होंने कवर किया, उस पर स्टडी किया। तो उस स्टडी से क्या पता चला कि जिस तरह का उनको फूड मिला, सीड ईटर्स, जिस तरह के बीज वो खा रहे थे, उस तरह का उनके बीक्स में एवोल्यूशन हो रहा था। तो डार्विन फिंचेस भी एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे मार्सुपियल रेडिशन, मार्सुपियल्स के बारे में बताया हुआ है। अब इनके लिए, इनका कहना है कि इनका ओरिजिन तो एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह पे इनके अलग अलग तरह के, तस्मानियन उल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड रैट, कंगारू, वो भी मार्सुपियल्स। मार्सुपियल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम एनिमल टेक्सोनॉमी करेंगे तो उसमें जब हम प्राइमेट्स पढ़ेंगे तो वहाँ मार्सुपियल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप कभी आपने यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखने में अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो आप देखेंगे यूपीएससी को मार्सुपियल्स से बहुत प्यार है। वो हमेशा मार्सुपियल्स पूछ देगा कि मार्सुपियल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन सा जानवर इसमें मार्सुपियल के अंदर आता है। तो हो सकता है कभी बीपीएससी भी पूछ दे, अदर स्टेट एग्जाम्स भी पूछ दे। तो ये आपको जानना जरूरी है कि मार्सुपियल्स ही ओरिजिन है कंगारू का भी। ठीक, और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को अगर देखते हैं तो इसका क्या कहना है कि दो तरह के स्पीसीज, भले उनके एंसेस्टर सेम नहीं है, लेकिन उनकी जो डेवलपमेंट है वो एक जैसी। अगर हम इनको देखें और मार्सुपियल्स को देखें तो उनका डेवलपमेंट का जो मोड है वो एक जैसा है, लेकिन ये इनकी जो ओरिजिन है, इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो सेम नहीं है। तो डिफरेंट एंसेस्टर्स, लेकिन जो ग्रोथ का पैटर्न है वो सेम है। वो क्योंकि एक ही जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं तो उनका ग्रोथ सेम हो गया है। तो उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो एक बार, उससे पहले आते हैं हम एक बार फेमस साइंटिस्ट देखते हैं एवोल्यूशन को लेके। चार्ल्स डार्विन है, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी है। किताब का नाम है इनका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। लेमार्क का लेमार्किज्म हम पढ़ते हैं, लेमार्किज्म।
की थ्योरी थी इनकी, ठीक है। और ग्रेगर मेंडल को तो हमने पढ़ ही लिया है फादर ऑफ जेनेटिक्स के अंदर। एवोल्यूशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो एक बार हम देखते हैं, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाया गया है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल शुरुआत कहाँ से होती है? बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी में क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। क्या था ये बिग बैंग थ्योरी? ये एक्सप्लोजन हुआ, एक एक मास का एक्सप्लोजन हुआ, उस एक्सप्लोजन से इतनी एनर्जी आई, फिर वो कूल डाउन हुआ, फिर कुछ गैसेस बनी। तो ये क्या था? बिग बैंग थ्योरी, जिससे ओरिजिन हमारा यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उससे। उसके बाद आया हेडन प्री कैम, उसी का डिवीजन है प्री कैम्ब्रियन। उसमें ओशंस, कॉन्टिनेंट्स, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्थ्रोपोड्स, प्रोटेरोजोइक और आर्केयन। अगर आप यहाँ आते हैं तो इयॉन्स को सबसे बड़ा टाइम स्केल माना गया है। इयॉन्स, इयॉन नाम की गाड़ी भी आती है, इसलिए उसका नाम इयॉन रखा है। इयॉन्स, इयॉन्स से एरा, एरा से पीरियड, पीरियड से इपॉच या इपॉक, और फिर जो प्रेजेंट लाइफ है उसका ड्यूरेशन। मतलब इस सीक्वेंस को आप याद रखेंगे कि सबसे बड़ा टाइम स्केल क्या है? इयॉन्स, फिर है एरा, फिर है पीरियड, फिर है इपॉच। अब इयॉन्स कौन से हैं? आप देखिए यहाँ पे, प्रोटेरोजोइक, हेल्डियन, आर्केयन। अब अगर हम आते हैं एरा में, तो एरा में कौन कौन सा आया? पैलाजोइक, प्री कैम्ब्रियन, पैलाजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। पीरियड में आएंगे तो क्या क्या आएगा? ये सारे, ट्राइजेक, जुरासिक, क्रेटेशियस, क्वाटरनरी, टर्शियरी। यहाँ पे क्योंकि ये टाइम जियोलॉजिकल टाइम स्केल बड़ा था, तो इसके दो फ्रेगमेंट्स हो गए हैं। हम टेलीग्राम चैनल पे, और जो इंस्पिरा का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस पे इस लिस्ट को प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से देख लेंगे। लेकिन ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इयॉन्स, एरा, पीरियड, इपॉच का। तो एक बार हम ओवरव्यू लेते हैं, फाइनली समराइज करते हैं। ओवरव्यू तो हमने शुरू में लिया था, फाइनली समराइज करते हैं कि एक्चुअली हमने पढ़ा क्या क्या। हमने आज दो टॉपिक्स को कवर किया, जेनेटिक्स को और एवोल्यूशन को। ओके, जेनेटिक्स के अंदर हमने शुरू किया मेंडल के लॉ से। मेंडल के लॉ के बाद हमने देखा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। उसके बाद हमने क्या देखा? कुछ टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स, जिसमें हमने पढ़ा सिस्ट्रॉन, रेक्रॉन के बारे में, टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स। उसके बाद हमने देखे डिसऑर्डर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह के डिसऑर्डर्स हमने देखे? हमने देखा ऑटोजोमल और सेक्स क्रोमोसोम के डिसऑर्डर्स, ऑटोजोमल और सेक्स क्रोमोसोम्स के डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने अलग अलग डिजीजेस के नाम पढ़े। फिर हमने देखा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। एवोल्यूशन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? एवोल्यूशन के अंदर पढ़ा हमने डार्विन को, डार्विन के बाद नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन की थ्योरी को देखा नेचुरल सिलेक्शन में। और हमने पढ़ा कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। फिर हमने देखा होमोलोगस और एनालॉगस क्रोमोसोम को, होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स, सॉरी नॉट क्रोमोसोम्स। और फिर हमने देखा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। तो ये हमारा आज का पूरा सेशन था, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, स्टे फिट एंड स्टडी स्मार्टली। ओके।